नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब इस वक्त अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। एबीवीपी अवध यूपी के इस एफबी पेज के द्वारा आज मुझे मौका मिला कि मैं आपके समक्ष आई हूँ और अपना कुछ विषय रख पाऊँगी आपके सामने। इस लॉकडाउन फेज़ में से आप सब जानते हैं कि हर जगह हर कार्य सब बंद चल रहा है। बट अगर हम बात करें अपनी एबीवीपी की, तो आपको क्या लगता है कि हमारा एबीवीपी बंद चल रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा एबीवीपी आज भी बिना किसी लॉ को तोड़े अपने सारे कार्य गतिविधि से पूरी गतिविधियां आराम से सफलतापूर्वक प्रयास करके उन्हें कर रहा है। उसी का एक उदाहरण है कि आज ये संडे हमारी सारी छात्राओं बहनों के नाम किया गया और हम सारी छात्राएं बहनें अपने अपने विषय पे आपके समक्ष आई हैं, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए। तभी कहते हैं कि एबीवीपी इतिहास बनता नहीं है, इतिहास बनाता है और हमारी यही पहचान है। और इस लॉकडाउन फेज में ये एक काम करके हमने इसको आज ये भी सिद्ध कर दिया है कि हम इतिहास बनाते हैं। भले आज पूरा देश इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जिसकी वजह से हम सब ने एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि अपने परिवार के साथ हमने समय बिताना सीख लिया है। काफ़ी लोगों ने तो अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं बात करूं, हमारी काफ़ी छात्रों बहनों ने घर पे रह के मास्क बनाए, किसी ने वॉल पेंटिंग करी, किसी ने कुकिंग स्किल दिखाई। बहुत ऐसे अन्य काफ़ी कार्य हुए जिन्होंने उनके अपने टैलेंट को एम्बॉर्स किया। इस लॉकडाउन फेज में जानती हूँ काफ़ी ऐसे परिवारों को असुविधा भी हो रही है। पर अगर ये लॉकडाउन नहीं होगा तो आप सब जानते हैं कि ये कोरोना पेशेंट की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी और जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसमें इस अपने एफबी पेज के द्वारा भी मैं उन अपने कोरोना फाइटर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस बुरी घड़ी में भी हम सबके लिए लड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे अपने घरों के बाहर आकर। जैसे कि बात करें, हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं। इसी को लेके अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 22 मार्च को हम सब से, हमारी जनता से अपील करी थी कि हम अपने घरों के बाहर आएं, छत पे आएं और थाली पीट कर उनका धन्यवाद दें। उस ध्वनि से उनको भी एक प्रसन्नता, एक जोश मिलेगा। हमने ये काम किया। बट काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का भी मजाक बना दिया, मीम्स बना दिए कि कोरोना थाली पीटने से कैसे भाग जाएगा। बट मोदी जी ने तो कभी ये कहा ही नहीं था। उनका इंटेंशन क्या था कि हम उन लोगों को सिर्फ धन्यवाद दे सकें। और अनइंटेंशनली अगर मैं बात करूं तो उस दिन क्या हुआ जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। उस दिन हम सब ने एक एकता का प्रतीक दिया था। हम सब ने एक यूनिटी दिखाई थी कि हमारा भारत देश, हमारी पूरी जनता, भले जितना भी बुरी घड़ी आ जाए, हम एक साथ खड़े हैं, एक साथ इस घड़ी में लड़ेंगे भी। तो हमने ये एकता का प्रतीक दिया था कि हम चाहे जितनी भी बुरी घड़ी आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी का सिंबल हमने उस दिन दिया जला के भी दिया था। आपको सबको याद होगा जब हमारी वो सैटेलाइट से इमेज आई थी भारत देश की, कितनी सुंदर इमेज थी वो। और वो दर्शा रही थी कि हम चाहे जितनी बुरी घड़ी में हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी को रॉबर्ट मर्टन ने अपनी थ्योरी से समझाया है। वो कहते हैं कि अगर कोई काम हम इंटेंशन से कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, वो थ्योरी, हमारा वो पर्सपेक्टिव कहलाता है मैनिफेस्ट फंक्शनलिज्म। और जो काम हमसे अनइंटेंशनली हुआ या जिसका हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसा काम हुआ, उस कार्य के पीछे जो छुपा हुआ था, उसे हम कहते हैं अनइंटेंशनली छुपा हुआ कार्य, यानी कि लेटेंट फंक्शनलिज्म। यही कुछ चीजें हैं जिनको आगे मर्टन ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसको आगे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रॉबर्ट मर्टन थे कौन। रॉबर्ट किंग मर्टन का जन्म 1910 में हुआ था, साउथ फिलाडेल्फिया में। 2003 में उनकी मृत्यु हुई थी। इस वजह से उनको हमारे लेटेस्ट थिंकर्स में काउंट किया जाता है। माना जाता है कि वो हमारे लेटेस्ट थिंकर्स हैं। उनके विचार अभी हमारे रैशनल में माने जाते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन एक बेसिकली फंक्शनलिस्ट कहलाते हैं, जिनको हम कहें सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट फंक्शनलिस्ट। अब आप बात करेंगे कि दोनों
दोनों इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ट्विन सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के विषय काफ़ी मिलते जुलते हैं और हम लोग इन दोनों विषय में काफ़ी थिंकर्स एक जैसे पढ़ते हैं। तो आज जो मैं रॉबर्ट किंग मर्टन की बात कर रही हूँ, आज मैं आपको उनका एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू बताऊंगी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताऊंगी कि उन्होंने क्या बताना चाहा है हमसे। उन्होंने बताया था कि मैं एक छोटा सा बेसिक उनका डिटेल बता दूं कि रॉबर्ट किंग मर्टन के जो पिता थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे, बहुत छोटे से गांव में वो पैदा हुए थे। उन्होंने स्कॉलरशिप लेकर अपनी बीए की डिग्री टेम्पलेट यूनिवर्सिटी से ली थी और वही डॉक्टरेट की यूनिवर्सिटी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। और उस समय उनके गाइड थे टैलकट पार्सन, जो खुद एक फंक्शनलिस्ट थे। उन्होंने बताया मर्टन की काफ़ी एक फेमस बुक थी जिसे उन्होंने 1957 में लिखा था, जिसका नाम था सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल थ्योरी। उस बुक में उन्होंने काफ़ी कंटेक्स्ट, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें दो फंक्शंस होते हैं, एक मैनिफेस्ट और एक लेटेंट, जो मैं ऑलरेडी आपको एक वर्ड पहले बता चुकी हूँ। मर्टन ने बताया कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे हमारा बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है। अगर ये सारे पार्ट्स मिलजुल के काम करते हैं तभी एक ह्यूमन, एक इंसान काम कर पाता है। वैसे ही हमारी सोसाइटी है, जब हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, चाहे मैरिज सिस्टम हो, एजुकेशन हो, रिलीजन हो, ये सारे सिस्टम एक साथ मिलके काम करते हैं तभी हमारी सोसाइटी ठीक से काम करती है। और अगर एक भी कोई सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा तो सोसाइटी उसे उखाड़ फेंकेगी, वो उसको वहां एग्जिस्ट करने नहीं देगी। मर्टन ने एक जर्नल से एक थ्योरी बोली थी। उन्होंने बोला था कि ऐसा लोग थ्योरीज देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज देते हैं और कहते हैं कि वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है। एक थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, हर जगह पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। उन्होंने इसी को लेकर अपने टैलकट पार्सन, जो उनके गाइड थे, उनको एक टॉन्ट मारा था। उन्होंने कहा था कि जो पार्सन है वो सोशियोलॉजी के आइंस्टीन बनना चाहते हैं, बट सोशियोलॉजी डू नॉट नीड अ केपलर, उन्हें केपलर की भी जरूरत नहीं है, तो आइंस्टीन तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा सोशल साइंस है उसमें थ्योरीज वेरी करती हैं, हम एक थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इस फंक्शनलिज्म को सबसे पहले डर्कहाइम ने बताया था, उसके बाद टैलकट पार्सन, फिर जो कहते ना एक कंक्लूजन आया था, वो कंक्लूजन हमारे रॉबर्ट किंग मर्टन ने ही दिया था। फंक्शनलिज्म को समझने के लिए ना आपको उसके 3 पोस्टुलेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। पोस्टुलेट्स कहें तो 3 थ्योरीज उसकी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शनलिज्म क्या बताते हैं, या जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि फंक्शनलिज्म 3 बेसिस पे काम करता है। पहला है फंक्शनल यूनिटी, यानी कि वो कहते थे कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इंटीग्रेटेड, एक साथ डट के काम करते हैं। बट उन्होंने क्या बोला, मर्टन ने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो अगर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अगर इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं, यूनिटी में काम कर रहे हैं, तो वो डिसयूनिटी भी क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल दूं रिलीजन का। जैसे हमारी इंडिया कंट्री मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजन सोसाइटी है। उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट रिलीजन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। हिंदू में आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन का काम किया जाता है, वो लोग मूर्ति पूजते हैं। अब अगर हम यही कहें कि उस हिंदू आइडियोलॉजी को आप सिख या मुस्लिम रिलीजन पे इम्पोज कराएं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिखिज्म और मुस्लिम कल्चर में आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन नहीं होती है। तो यानी हर रिलीजन अपना डिफरेंट एग्जिस्ट करता है और अलग अलग फंक्शन करता है, यानी कि यूनिटी नहीं हो सकती। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, यानी कि ये कार्य होना ही होना, इसका होना जरूरी है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब ही यही होता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, ये अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, काम नहीं करेगी। पर मर्टन ने क्या किया,
इसको भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। हमारी सोसाइटी में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है या काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह एक फंक्शनल ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो जाएगा, यानी उसका कुछ एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात एक एग्जाम्पल से देती हूँ एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन में पहले क्या होता था कि पहले परिवार से शिक्षा दी जाती थी, परिवार एक दूसरे को शिक्षा देते थे सदस्य। उसके बाद क्या हुआ, स्कूल सिस्टम शुरू हुआ, स्कूल आए, स्कूल द्वारा हमने एजुकेशन लेना शुरू कर दिया। बट अब क्या हो रहा है, लॉकडाउन फेज में अब देखा जाए तो स्कूल तो बंद हो गए हैं, तो एक तरीके से स्कूल सिस्टम तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ। इस लॉकडाउन फेज में हमने क्या किया, हमने एक टेक्नोलॉजी की मदद लेके एजुकेशन देना शुरू करवाई। अगर वही करें हम लोग, चाहे वो वीडियो चैट एप्लीकेशंस हों या व्हाट्सएप के द्वारा हों, लोगों ने एक दूसरे को कंटेंट भेजना शुरू किया, यानी कि एजुकेशन का आदान प्रदान नहीं रुका, एजुकेशन अभी भी दी जा रही है। यानी क्या हुआ, सोसाइटी ने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही लिया, यानी कि वो थ्योरी भी वहां रिजेक्ट हुई। और करंट फेज में, जैसे मैंने आपको अपने टॉपिक में भी बोला था कि जो रॉबर्ट मर्टन की थ्योरी है ना, वो हमारे करंट फेज में भी एप्लीकेबल होती है। हमारी सोसाइटी ने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही लिया। फिर बात आती है कि कैसे, तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। जो यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म है वो क्या बताता है, तीसरा पोस्टुलेट बोलता है कि जो सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। मर्टन ने क्या किया, फिर से क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, उनका पॉजिटिव इफेक्ट होगा मानते हैं, बट साथ साथ में उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर चीज है, उन्होंने एक टर्म को जरूर डिफाइन किया था जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे से काम कर रहा है यानी वो फंक्शनल कर रहा है, बट अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है यानी उसका कुछ गलत प्रभाव हो रहा है तो वो डिसफंक्शनल हो रहा है। और अगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो न्यूट्रल है, तो वो नॉन फंक्शनल भी होगा। बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें एक नेट बैलेंसिंग को ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज सही है, किसका पॉजिटिव इफेक्ट है और किसका नेगेटिव इफेक्ट है। इसी को उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी भी दी थी, बट वो मैं कभी आपको फर्दर और एक्सप्लेन करूंगी, वो क्योंकि थोड़ा सा वो टॉपिक अलग वे में चला जाएगा। जैसे अभी उन्होंने बताया कि हर कोई उसका डिसफंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल होगा। जैसे एक मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। जैसे कॉकेक्स बोन जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है अपने वर्टिब्रल कॉलम के सबसे नीचे, वो बोन चाहे रहे ना रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉन फंक्शनल है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, आप सब खेलते होंगे, देखते भी होंगे, आपने देखा होगा कि क्रिकेटर सेलिब्रिटीज को कितना पैम्पर किया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे सोशली हो। उसकी वजह से प्रभाव किस पे पड़ता है, बाकी अन्य गेम्स पे, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, बल्कि हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है, स्टिल उस पर प्रभाव पड़ा। उन लोगों को, उन प्लेयर्स को इतना प्रभाव नहीं किया जाता है जितना क्रिकेटर्स को किया जाता है। तो क्रिकेट ने क्या किया, एक डिसफंक्शनल क्रिएट किया हॉकी गेम के लिए। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, जैसे कि हम पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी। अब जो अपर क्लास होते हैं, रिच फैमिलीज होती हैं, उनको पॉवर्टी एक तरीके से फंक्शनल लगती है, यूजफुल लगती है। क्यों? क्योंकि उनको जितना ज़्यादा गरीबी होगी उनको लेबर ईजिली मिलेगी। और यही जो अगर गरीब तबके के परिवार होंगे उनके लिए ये गरीबी बुरी है, डिसफंक्शनल है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और मिडिल क्लास फैमिली जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो क्या काम कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉवर्टी का। तो ये कुछ 3 पोस्टुलेट्स थे जिन्होंने मर्टन ने इनको क्रिटिसाइज करके आगे फंक्शनलिज्म थ्योरी को बताया। आते हैं मेन अपने पॉइंट्स पे, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शनलिज्म पे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो काम हम इंटेंशन से करते हैं वो हमारा कहलाता है मैनिफेस्ट फंक्शनलिज्म, और जो काम हमने अनइंटेंशनली किया, जो काम हमसे अनइंटेंशनली हुआ, वो हमारा काम क्या कहलाता है, लेटेंट फंक्शनलिज्म। इसी को लेकर जैसे उन्होंने, मैं एक एग्जाम्पल दिया था अपनी बुक में होपी ट्राइब का, एक रेड आइलैंड ट्राइबर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। होपी ट्राइब का रेन डांस बहुत फेमस है। उन्होंने क्या करते हैं वो लोग
कि जब बरसात का मौसम आता है वो एक साथ सब तैयार होते हैं, ढोल नगाड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब एक साथ लेते हैं, सब तैयार होते हैं अपने गांव में और बाहर ढोल नगाड़े पीटते हुए निकलते हैं। उनका मानना क्या है कि ऐसा करने से जो उनके बरसात के भगवान हैं, बारिश के देवता हैं, वो खुश होंगे और उस साल पानी बहुत बरसात अच्छे से होगी और उनकी फसल अच्छे से ग्रो होगी। अगर उस साल बरसात अच्छी हो जाती है तो वो खुश हो जाते हैं कि भगवान ने उनकी सुन ली, और अगर वो बरसात प्रॉपरली नहीं होती तो उनको लगता है कि शायद उनसे कोई कमी रह गई होगी, भगवान खुश नहीं रह पाए होंगे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस पे व्यू क्या देखा कि उन लोग का इंटेंशन क्या था, ये तैयार होके डांस करना हर साल, तो इसका इंटेंशन क्या था उनका कि भगवान खुश हो और पानी गिराएं, यानी कि इंटेंशनली उन्होंने काम किया भगवान को खुश करने का। ये था उनका मैनिफेस्ट फंक्शन। लेटेंट फंक्शनलिज्म क्या हुआ इसमें, उन्होंने अपना एकता की प्रतीक दिखाई। वो सब एक साथ हर साल अपने गांव से बाहर निकल के जाते हैं, अपना एकता का सिंबल देते हैं। ये है अनइंटेंशनली जो हमने ऑब्जर्व किया, ये कहलाता है लेटेंट फंक्शनलिज्म। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आईफोन का देना चाहूंगी। सबके पास तो नहीं होगा, कुछ लोगों के पास होगा। पहले एक आईफोन अपडेटेड होता था कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो हम आईफोन खरीदेंगे, बट अब क्या होने लग गया है, आईफोन एज अ सोशल स्टेटस के टर्म में यूज होता है कि जिसके पास आईफोन है वो उसका सोशल स्टेटस हाई है। तो यानी मैनिफेस्ट इसमें क्या था कि आपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी थी इसलिए आपने आईफोन लिया। अनइंटेंशनली आप क्या चाहते हैं कि आपका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो। तभी मैंने कहा ना कि रॉबर्ट मर्टन की थ्योरी मैनिफेस्ट और लेटेंट ऐसी थ्योरी है ना जो हमारे करंट फेज में भी अप्लाई होती है। हमारे करंट सिनेरियो जो चल रहा है, जो हमारा कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, इसमें भी एप्लीकेबल होती है। डिपेंड करता है आपके नज़रिए पे कि आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। इस थ्योरीज की कुछ अच्छी बातें थी तो कुछ क्रिटिसाइज भी किएगा इसको। अच्छी बात क्या थी कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच था। इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी पढ़ा गया, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी पढ़ा, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी पढ़ा, क्योंकि हमने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की तो हमने साइकोलॉजी को भी कंटेक्स्ट लिया। ये इसमें एक अच्छी चीज़ थी। अच्छी चीज़ और क्या थी, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को जोड़ा गया। बट अगर कोई थ्योरी आती है, अच्छी चीज़ लाती है, तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्रिटिसिज्म इनमें क्या था, इन्होंने बोला कुछ लोगों ने कि ये ऑब्जेक्टिविटी को तोड़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर इंसान का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। मैं कुछ और देख के समझूंगी, आप कुछ और देख के समझेंगे, तो हम इस ऑब्जेक्टिविटी रूल को तोड़ रहे हैं। ऐसे ही लेटेंट फंक्शन जो हम ऑब्जर्वेशन पे बताते हैं, जैसे मैंने आपको एकता का सिंबल दिया था, आपने उसे ऑब्जर्व ही किया था, वो देखा गया नहीं था, हमने उसको समझा था। तो कभी कभी कॉलिन कॉम्बेल कहते हैं कि आप गलत चीज़ों को भी जस्टिफाई कर जाएंगे उस ऑब्जर्वेशन के बहाने से। और एक चीज़ और बोली जाती है कि उनका बहुत डायनेमिक अप्रोच था, बट वो डायनेमिक अप्रोच शायद वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रॉबर्ट मर्टन ने अपनी मैनिफेस्ट और लेटेंट थ्योरी के बारे में बताया था, और उनको काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, काफ़ी लोगों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया। बट अब डिपेंड ये करता है आप पे कि आप इनकी थ्योरी को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप सबसे आज मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक पे, नए किसी कंटेंट पे, नए किसी थिंकर पे। फिर से आपको इसी पेज पे शायद मौका मिलेगा दोबारा लाइव आने के लिए, तो आपसे दोबारा इस चीज़ों पे मिलेंगे। आप सबके जो कमेंट्स आए हैं, तो आपको अगर ऐसा कुछ सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि भारत अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।